समझ लीजिए कि
हेलो, उनका सम्मान अभिनंदन करना चाहती हूँ। तो परिचर्चा के पहले मैं मैडम के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि माँ अहिल्या की 300वीं जयंती पर्व भी हम मना रहे हैं। और माँ अहिल्या मालवा की वो शक्ति है, नारी शक्ति है, नारी गौरव है। उन्हीं के सम्मान में और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं हमारी आज की अतिथि, आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर निवेदिता शर्मा। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही ये रचा विधान है, नारी ने ही रचा यह विधान है। हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है। अच्छा, मैं मैडम की जो शक्ति, हम कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता, है ना। हम दो स्वरूप की अगर बात करें कि नारी शक्ति स्वरूपा भी होती है, माँ के रूप में भी होती है। ये दोनों स्वरूप मैंने मैडम में देखे। कैसे देखे? मैं मैडम से कभी मिली नहीं, आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मैडम का मैं नाम बहुत अच्छे से जानती थी। जैसे ही मुझे बोला गया नाम, तो खैर वो चूंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, तो वैसे भी उनका नाम जानते हैं। लेकिन मैं पहली बार, मुझे जब पता चला जब वे रतलाम आई थी, और अखबार में मैडम का शक्ति स्वरूप और मातृ स्वरूप रूप देखने को मिला, जब वो एक मदरसा में बच्चियों के अधिकारों के लिए बोली और जब तक बोली, तो मैंने जैसे उनका नाम सुना, मैंने कहा हाँ, मैंने तो अभी इन्हें पढ़ा था न्यूज़पेपर में, मैडम तो बहुत अच्छा उन्होंने अधिकारों की बात कही। तो केवल एक पद पर रहना आपकी उपलब्धि नहीं होता, उस पद पे अधिकारों का सदुपयोग करना, ये मुझे लगता है कि ये उपलब्धि होती है, और इसी के लिए व्यक्ति जाना जाता है, इसी के लिए व्यक्ति सम्मानित होता है। और ये मैं मैडम का मैंने देखा। मैडम का एक और चीज़ के लिए अभिनंदन। मैं जब मुझे मैडम के बारे में थोड़ा सा जानना और था, तो मैंने थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखा, सर्च किया, तो मैडम को 2 बहुत बड़े पुरस्कार मिले हैं। एक तो सुषमा स्वराज स्त्री सम्मान मैडम को दिया गया है, जिसके लिए मैडम का हम अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी द्वारा उन्हें राष्ट्र निर्माण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके लिए भी हम मैडम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब जैसा कि मैडम यहाँ पर स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो पहले तो हमें उन्हें अपनी और इस विषय की ओर हमें उन्हें लेकर आना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? वोटर्स की होती है। मतदाता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और मतदाता ही अगर जागरूक नहीं है अपने अधिकार के प्रति, केवल वोट डालना हमारा अधिकार नहीं है, हम एक सही कैंडिडेट को चुने, ये हमारा विवेक अगर जागृत रहता है तो ही हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं। तो इस विषय पर आने के पहले हम इस बात पर मैं मैडम से चाहूंगी कि वो यहाँ से बच्चे क्योंकि बैठे हैं और इनमें से बहुत सारे 2 साल के बाद 18 साल के हो जाएंगे और एक अच्छे मतदाता के रूप में सामने आए, तो पहले थोड़ा हम यहाँ से शुरुआत करें। मैं मैडम को देती हूँ। लोक माता अहिल्याबाई को प्रणाम करते हुए इस सभागार में उपस्थित समस्त श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो पहले तो जो इलेक्शन है, क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं और मेरा प्रिय सब्जेक्ट बच्चे ही है, चाहे किसी भी माध्यम से आए और किसी भी तरीके की समस्या हो, तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे लिए बच्चे रहते हैं। क्योंकि 18 साल के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छे मजे हुए खिलाड़ी हो जाते हैं, और 18 साल के पहले उनको जितना हम मान सकते हैं उतना मान लें। तो पहले इन बच्चों से ही पूछना चाहूँगी कि इलेक्शन का मतलब हम सब क्या समझते हैं। आपस में बात करने की बजाय थोड़ा सा एक बार जवाब देंगे कि इलेक्शन का मतलब, हम आज के बच्चे आप लोग कल 2 साल बाद आप 18 के होंगे, 1 साल बाद 18 के हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन का मतलब क्या है? कोई आपने से जवाब देना तो फिर मैं आगे शुरू करूँगी।
हम विषय पर तभी आ पाएंगे जब इलेक्शन क्या होता है हम इसे समझ पाए। हाँ, हर इंसान को एक अधिकार होता है कि वो अपने लिए एक प्रतिनिधि चुन सके जो उनकी चीजों का ध्यान रखे, जिससे उनके लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो अवेलेबल करे। तो अपने लिए प्रतिनिधि को चुनना ही केवल इलेक्शन नहीं होता, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राज्य को अच्छे तरीके से चलाए, वो हमारा इलेक्शन कैसे, और मेरे द्वारा चुना जाने वाला प्रतिनिधि बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत खोज खबर की, बहुत जगह गए। जब उनको चंद्रगुप्त जैसा मिला तो उन्होंने उसको अपने लिए सिलेक्ट किया और इलेक्ट किया कि यही मगध का राजा बनेगा। और फिर सम्राट चंद्रगुप्त तो अद्वितीय सम्राट ही है और उनको कोई भी नहीं हराया। और जो एक कहावत चलती थी कि जो जीता वही सिकंदर, तो जो जीता वही चंद्रगुप्त, सिकंदर नहीं, सिकंदर को हार गया था चंद्रगुप्त से। तो ऐसा हमको इलेक्शन का मतलब होता है कि हम अपने लिए एक ऐसे प्रतिनिधि का चयन करें जो हमारे राज्य और राष्ट्र के लिए अच्छा हो, केवल किसी से प्रभावित होकर न करें। अमूमन ऐसा होता है कि मेरे परिवार में जो चलता आ रहा है, मेरे परिवार में जो मैं सुनती आई हूँ, जो जिसको हम कहें कि राजनीति में तो नेपोटिज्म चलता है कि उत्तराधिकारी के रूप में एक व्यक्ति को हमने फिर से बना दिया, फिर हमने उसी के परिवार को किसी को बना दिया, तो ये नेपोटिज्म है। पर सिलेक्शन के लिए भी नेपोटिज्म ही चल रहा है। मेरे घर में चूंकि इसको चुना जाता है इसलिए मैं भी उसी को ही चुनूंगी, तो ऐसा ना हो। हम चूंकि 18 साल के होने जा रहे हैं और 18 साल के बाद भी परिपक्व हो गए, सारे के सारे तथ्यों को कंगाले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और मेरे लिए क्या अच्छा है या बुरा नहीं है, देश के लिए सबसे पहले क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो मेरे और आपके लाभ तो बहुत छोटे से हैं, वो तो बाद में भी पूरे हो जाएंगे। पर जैसे अभी हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश है, वहां सिलेक्शन कैसा, अफगानिस्तान है, अभी वहां पर सिलेक्शन कैसा हुआ। तो ये देखने की बात है कि राष्ट्र जिसकी प्रायोरिटी पे है वो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि जिसकी प्रायोरिटी पे अपने केवल और केवल एक मतदाता उसकी प्रायोरिटी पे, उसको हमको इलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारा अध्ययन करना चाहिए और बहुत सारा पिछला भी अध्ययन करना चाहिए और बाद वाला भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने पहले तो बहुत अच्छे से निर्वाचन क्या होता है, चुनाव क्या होता है और वोट का केवल उपयोग नहीं सदुपयोग किया जाना चाहिए, इसके ऊपर आपने भी बहुत अच्छे से बात करी। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे, मूल विषय पर, जिस पर आज की हमारी ये पूरी परिचर्चा आयोजित की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब थोड़ी सी मुझे इसकी भूमिका देनी होगी, वैसे सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो जानते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे हैं तो हम थोड़ा सा बेस पर बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे देश में देखिए, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, पंचायत, नगरीय निकाय, ये 3 स्टेज होती है चुनाव की, जो कि अलग अलग समयावधि में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, देश में ये मांग उठ रही है कि ये सारे चुनाव अलग अलग समयावधि में ना होते हुए एक साथ कराए जाएं। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि चुनाव एक साथ हमारे देश में होने चाहिए, लोकसभा, विधानसभा और नगर परिषद और नगर निगम और ये पंचायतों के चुनाव इसके साथ में। लगभग ये प्रक्रिया 100 दिन में पूरी होनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था 2/9/2023 को। रिपोर्ट इसकी आई 14 मार्च 2024 को, और जब रिपोर्ट सौंपी गई तो 47 पॉलिटिकल पार्टी से राय मांगी गई कि उनकी इस संबंध में क्या राय है, वे क्या चाहते हैं। इसमें से 35 राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की, 15 ने इस पर कुछ कारणों से अपनी असहमति को व्यक्त किया और 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई, मतलब पूरी डिटेल थी। और इस रिपोर्ट में ये जो समिति बनी थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, और इस समिति ने यही सिफारिश दी कि अगर ये इलेक्शन इस तरह से बार बार होते हैं, पहले लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम, ये पंचायत जो चलने की जो पूरी कंटिन्यू जो प्रक्रिया, निरंतर जो प्रक्रिया हो रही है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारी पूरी विकास प्रक्रिया पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी मानना है। और इसी कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों होने चाहिए देश में, और इसके
इस पर थोड़ा सा मैं मैडम से जानना चाहूंगी कि इसके क्या फायदे होंगे, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये केवल मोदी जी का मानना है इसलिए नहीं होना चाहिए। और ये कोई नई चीज नहीं है कि कोई बड़ा अमेंडमेंट करने जा रही है सरकार, या ऐसा कुछ संविधान विरोधी करने जा रही है सरकार जो नहीं होना चाहिए, या आज तक भारत में नहीं हुआ है इसलिए नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए 1951 में जो चुनाव आयोजित किया गया था उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और 1967 तक ये चुनाव चले थे। तो 1951 का जो चुनाव था वो 25 अक्टूबर से 21 फरवरी 1952 तक चला था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। और चूंकि हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि चुनाव कितने साल में होगा, हर 5 साल में। पर क्या है, संविधान में लगातार अमेंडमेंट होते रहे हैं, तो ये परिभाषा नहीं लिखी गई कि सारे चुनाव भी एक साथ होने चाहिए। और जब पहले 1951 में जब चुनाव हुआ और 1967 तक का चुनाव इसी तरीके से चला, एक ही साथ सारे नगरीय निकायों के विधानसभा के चुनाव होते थे और एक ही साथ लोकसभा के चुनाव होते थे। और जब पहली बार चुनाव हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुने गए, और उसके बाद में 1967 तक भी जो हमारी पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री हमको मिली इंदिरा गांधी के रूप में, वो भी उसी इलेक्शन के थ्रू आई थी। तो ये कहना कि ये बिल्कुल नया है और मोदी सरकार कुछ ना अचानक से जादू करने वाली है, तो ये नहीं है। पर हाँ, जो हमारा एक कानून है, राष्ट्रपति शासन लगाने का कानून, एक उसका दुरुपयोग करना, दूसरा नवगठित राज्यों जो पुनर्गठित हुए नए राज्य बीच में, उसके कारण क्या हुआ, ये सीक्वेंस बदल गया। 1967 में चुनाव होता है और 1970 में कुछ बगावत हो जाती है अपनी ही पार्टी में, और 1971 में पुनः चुनाव होता है और फिर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी चुन के आ जाती है, और उसके बाद से सारा का सारा सिस्टम बदल गया। अब विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, पहले हर 5 साल में होते थे, और 6 साल में शायद जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ करता था पहले। अब हम जब देख रहे हैं, अभी हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी हाल ही की जो मध्य प्रदेश की सरकार चुनी गई वो हमने चुनी, उसके कुछ महीने बाद हमने अपने लोकसभा के चुनाव देख लिए। अब लोकसभा के चुनाव खत्म नहीं हुए, उसके बाद में राजस्थान का चुनाव आ गया, हरियाणा का चुनाव आ गया, महाराष्ट्र का चुनाव आ गया। तो ऐसे कई सारे, हमको तो लगता है कि नहीं हमारे राज्य के चुनाव तो हो गए, तो हमें क्या इससे फर्क पड़ रहा है, हमने तो अपनी सरकार चुन ली, हम तो 5 साल में दे रहे हैं। पर आपको एक चीज देखनी होगी कि जैसे जैसे इलेक्शन होते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, मतदान का प्रतिशत भी घटता जा रहा है, क्योंकि अब जो मतदाता है उसको ऐसा लगता है कि अभी कभी तो मैंने वोट दिया, अब फिर मैं वोट देने जाऊँ, तो वो जो रुचि का विषय है ना, वो खत्म होता जा रहा है। तो उसके लिए भी एक इलेक्शन, एक नेशन वन इलेक्शन जो है उसको हमको करना ही होगा। दूसरा कि क्यों होना चाहिए, तो एक चुनाव होता है, आचार संहिता लग जाती है, कोई घोषणाएं नहीं हो पाती, कोई काम नहीं हो पाता। दूसरा चुनाव आएगा लोकसभा का, फिर वो लग जाएगी आचार संहिता, फिर हम लोग कोई काम नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं, जैसे ही किसी दूसरे राज्य की भी घोषणा होती है, तो जो पार्टी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं को स्टार प्रचारक रूप में दूसरे राज्य में भेज देते हैं। एक मैंने मोदी जी का एक भाषण सुना था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। वो प्रधानमंत्री है और जा कहाँ रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, और फिर वहां पर हम अपने मुख्यमंत्री के बारे में कहे तो प्रधानमंत्री पद के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसका है, प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का है, उसके लिए सारे राज्य समान रूप से हैं, चाहे किसी भी सत्तारूढ़ दल की सरकार हो, उसके लिए सभी समान है। तो बड़ा ये अच्छा मैसेज तो जाता नहीं है कि प्रधानमंत्री की ओर से इस तरीके का भाषण किया जाए, तो ये उनके भी मन की पीड़ा है। तो इसीलिए एक तरीके से अगर चुनाव होगा तो मतदाता भी इस बात को समझ सकेगा कि मेरे को किसको चुनना है। वोटर लिस्ट बनती है, अभी हम दिल्ली के चुनाव देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हर रोज आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि उसमें से वोटर लिस्ट में से नाम हट गए। मतदाता वही है, चुनाव वही है,
का निर्वाचन आयोग भी करता है। तो ये एक कारण है, और जो अन्य कारण है वो हमारे सबकी जेब पर पड़ने वाला भार है। जो इसका, अगर हम आम जनता को जोड़ के बोले तो जो इसका अधिभार हम लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग टैक्स देते हैं, तो जितना भी ये खर्चा होता है सब हमारे पैसे से ही जाता है। हर बार एक इलेक्शन के लिए इतना सारा खर्चा करना क्या सही है? क्या हर बार टीचर्स जिनका काम है बच्चों को पढ़ाना, परंतु वो किस काम में लगे हुए हैं? मतदाता सूची में, बोर्ड को इलेक्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कराने के लिए, तो इसी में ही सारा का सारा समय जा रहा है। तो फिर क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे फिर से वापस आया जाए और एक साथ एक चुनाव कराया जाए। हम लोगों को भी मजा आएगा और जो उम्मीदवार है उनको भी मजा आएगा। एक उम्मीदवार लोकसभा में हार जाता है या विधानसभा में हार जाता है, वो हारा हुआ कैंडिडेट दूसरे चुनाव में फिर खड़ा हो जाता है। तो यानी एक हारे हुए कैंडिडेट के लिए हम फिर से वोट देने जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों ना हो कि एक ही बार में बिल्कुल फ्रेश मटेरियल हमारे सामने आए कि हमको इसको विधायक के रूप में चुनना है और हमको इसको सांसद के रूप में चुनना है। अब विधायक वाले को फिर सांसद के लिए खड़ा कर दिया जाता है, तो फिर वो सीट खाली हो जाती है, फिर उसको उपचुनाव होगा, फिर उस पर बर्डन पड़ेगा। तो ये जो सारा साइकिल चल रहा है, इसको रोकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया मैडम, आपने बहुत अच्छे से इस पर प्रकाश डाला, बहुत सहजता के साथ और सरलता के साथ। क्योंकि विषय परिचर्चा आयोजित करने का उद्देश्य ये कि विषय थोड़ा सा इतना गहन है कि इसे हमें और थोड़ा सरल तरीके से समझना और समझाना है। क्योंकि सहज और सरल ये परिचर्चा हो रही है, तो मैडम मैं थोड़ा सा और मैं यहाँ कुछ आपके संबंध में विचार में थोड़ा सा जो आंकड़े हैं उस पर मैं बाद में आना चाहती हूँ। पहले हम एक कुछ सहज बातों पर चर्चा करना चाहते हैं कि जो अभी लोकसभा में तो जो बहुमत नहीं मिल पाया, 2/3 बहुमत को पास होने के लिए 269 के सदस्य इसके फेवर में थे, समर्थन में थे, तो वहाँ तो बहुमत नहीं मिला, लेकिन जनता की आवाज़ हमें दिखाई दे रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लोग ये समझ रहे हैं, लोगों के ये भाव हैं। तो हम अपने स्तर पर इस मुद्दे को थोड़ा सा किस तरह से पब्लिक कैसे अपनी आवाज़ को लेकर जाए, वो ऐसा चाहती है। क्योंकि ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है जो अपना समय लेगी, तो हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा विवक्षित प्रश्न है, कमेटी के सामने भी एक प्रश्न है कि ये पास कैसे होगा। और चूंकि ये बहुमत का समय है, जिसके पास ज़्यादा बहुमत है वहीं से सारी चीज़ें चलती है। तो पर एक जो इस देश की खूबसूरती है वो है जन आंदोलन। जब जनता कुछ चाहती है तो वो जरूर 100% हो जाता है। कानून तो बहुत सारे बने, हमने देखे, कृषि कानून बने थे 3, पर लागू हुए क्या? जिसका फायदा था, जिसका नुकसान था, हम उसमें नहीं जाएंगे, परंतु लोग उसके लिए आंदोलन किया तो वो वापस हो गए। तो इसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र हित की मांग है और इसको लेके एक जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें जो होती है वो मत व्यक्त करके भी की जाती है, आपसे आपका मत मांगा जाता है। जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड पे चला तो उन्होंने आपसे आपकी राय मांगी कि वक्फ बोर्ड में बदलाव होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए एक साइट भी दी गई थी, आपको एक फॉर्म भरने के लिए भी दिया गया था, बहुत सारी चीजें थी, तो कुछ लोगों ने उसमें लिख के भी भेजा था। इसी तरीके से सीए का कानून आया था। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसमें व्यक्ति की भूमिका, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें तो उस मतदाता के लिए ही हो रही है। जो जनता है वो ही सर्वोपरि है, जनता ही भगवान है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है। और अगर जनता ही इस चीज से खुश नहीं है, अब अगर वित्त मंत्री कुछ टैक्स लगा देती है तो नाराज कौन होता है? जनता नाराज होती है। तो जनता नाराज होती है तो जनता को नाराज होने का हक है, परंतु उसका बदलाव कैसे होगा? बदलाव आपके और मेरे एक जन के सोचने से नहीं होगा कि मैंने कह दिया, इन्होंने कह दिया, आपने कह दिया। नहीं, रतलाम में जितनी आबादी है, क्या उसका 75% आबादी ये मांग कर सकती है कि ये कानून बनना चाहिए? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधि को ये मैसेज देना, अपना ज्ञापन देना कि नहीं, हमको ये वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, क्योंकि हम सब लोग इस चीज से थक गए हैं कि हर दिन हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर दिन अभी विधानसभा होगा, लोकसभा होगा, अभी नगरीय निकाय का चुनाव हो
वैश्विक स्तर पे जो सिनेरियो बनता है, वो सिनेरियो ये बनता है कि भारत में जो मतदाता है वो मतदान को लेके जागरूक नहीं है। और ये सारी चीजें जो होती है किसी भी देश की प्रगति के लिए सूचकांक के रूप में ही काम करते हैं कि वहां लोग कितनी चीजों को लेके जागरूक है। तो जब मतदाता के रूप में हम 50% भी वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं तो फिर ऐसे इलेक्शन भाई 50% आबादी वोट करने नहीं गई। अब 50% में से भी केवल 35% नहीं तो वोट दिया था उस कैंडिडेट को, तो क्या वास्तव में वो बहुमत का अधिकारी है क्या? नहीं है। तो इसीलिए इस रुचि को बढ़ाने के लिए, हमारे अधिभारों को कम करने के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा सही तरीके से मिले, उनके जो शिक्षक है उनका जो काम है वो वही काम करे। अब तो ये भी हो गया है कि वैज्ञानिक तक उस ड्यूटी में लग जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका काम है जनता के लिए काम करना, जिस जिले में उनकी पोस्टिंग है उनके लिए काम करना, पर वो भी पर्यवेक्षक अधिकारी रख के दूसरे राज्य में चले गए तो भाई वो उस जगह का विकास कब करेंगे? तो जरूरत है इस चीज को कि हमको इसको मैंडेट बनाने के लिए, देखिए अगर हम ये सोचेंगे कि राज्यसभा में आ जाएगा या 400 पार हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज इस राज्य का इलेक्शन था तो इसमें सरकार आ गई, कल उस राज्य का इलेक्शन होगा उसमें सरकार चली जाएगी तो आपका राज्यसभा से बहुमत हो गई। और एक इसमें ये भी है कि विधानसभा से भी जो विधान के राज्य में है वहां से भी उनको सहमति लेनी है, परंतु एक बार को उससे ना भी ले लियो तो अभी राज्यसभा से तो उसको पारित करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसमें बहुत सारी कमियां हैं और इसीलिए उन्होंने फिर से इसको जेपीसी के पास में भेजा हुआ है कि इसका फिर से निरीक्षण किया जाए। परंतु एक जो आवश्यकता है वो वन नेशन वन इलेक्शन को एक जन आंदोलन बनाने की, और ऐसा नहीं है इस भारत में जन आंदोलन बने नहीं है, कई सारे मुद्दों पर जन आंदोलन बने, जेपी आंदोलन बना तो सरकारी हट गई, तो ऐसे जन नायक बनने की देरी है हम सबकी, और वन नेशन वन इलेक्शन भी इस भारत देश में आ सकता है। बहुत ही आपने जन जागृति किस तरह से इस विषय पर होनी चाहिए और कैसे लोगों की बात कि जनता क्या चाहती है, जनता ये चाहती है तो वो कैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करे, आपने इस पर बहुत अच्छे से अभी बात करी। और हमारे बीच में मेरे शहर के बहुत प्रबुद्ध जन, राजनीतिज्ञ, पत्रकार वर्ग यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि अभी जो यहाँ तक की चर्चा है इसमें कोई प्रश्न आप अगर मैडम से पूछना चाहें या आपका कोई सुझाव अगर है और आप देना चाहें तो आप अपनी बात कह सकते हैं। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बात को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किसी का कोई डाउट नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, सभी के डाउट क्लियर है, बस बात इतनी सी है हमारी आवाज़ वहाँ कैसे पहुँचे और हम कैसे पहुँचाएं इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा एक और बात पे, वैसे तो कुछ ऐसी समस्या, अब ये थोड़ा राजनीतिक दलों तक तो हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा मैं ऐसा चाह रही थी कि हम केवल इसे अपने स्तर पर और हम क्या सोचते हैं इस पर रहे, लेकिन चूंकि एक मुद्दा है उस पर परिचर्चा हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें कुछ लोगों ने जो विरोध जताया कि जैसे इसमें जो हमारा पूरा संवैधानिक जो ढांचा है कि एक संघीय, वो कहीं कहीं खत्म हो रहा है मैडम, और ऐसा कह रहे हैं कि पावर पूरी तरीके से केंद्र सेंट्रल के पास चली जाएगी, क्योंकि जब इलेक्शन होगा तो जो मेन पार्टीज हैं आप कहीं ना कहीं सपोर्ट उन्हीं को करेंगे, और जो छोटे दल होते हैं जिन राज्यों में उनको भारी नुकसान होगा। तो ये वो कह रहे हैं कि कहीं कहीं फिर एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में बदल जाएगा। ऐसा मैंने ज़्यादातर जो ओपिनियन अभी देखी है, जो विरोध हुआ है वो यही है। इस पर मैं आप कुछ देखिए, राजनीति चलती पक्ष विपक्ष से, और विपक्ष वाला पक्ष का समर्थन कर देगा तो फिर उस दिन तो लड़ाई खत्म हो जाएगी यहाँ की। तो किसी संविधान को देखिए हर बार एक नैरेटिव सेट कर देना कि संविधान को खतरा है, संविधान हर बार नहीं चलेगा ना, एक बार चल सकता है ये नारा, बार बार तो नहीं चलेगा। भाई संविधान को खतरा है तो आप बता दीजिए, और सेंटर के पास पावर कैसे चली जाएगी? यदि ऐसा था तो हम क्या मानेंगे? 1967 तक जो चुनाव हुए तो उसको क्या मानेंगे हम? भाई संविधान निर्माता कौन थे? पहले सरकारें किसकी रही, राज्यों में भी सरकारें किसकी रही, आज वर्तमान में जो सरकार है वो तो बहुत समय के बाद आई, उसके पहले तो और राजनीतिक दलों की ही पार्टियां हुआ करती थी ना।
तो मैं पहले बता दूं, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो कल को मेरा छाप दिया जाएगा कि ये इस तरीके से बोली। तो पर ये सोचने की बात है कि अगर ऐसा था तो हमारे संविधान निर्माता क्या सोच के उसमें संविधान में ये सब प्रावधान किए, और क्यों शुरू से इस तरीके से चलता रहा है। और यदि सेंटर के पास सरकार कैसे चली जाएगी, कोई मेरे को बता दे। भाई राज्य की सरकार जैसे चल रही है वो वैसे ही चलेगी, मुख्यमंत्री ही उसे चलाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्र को चलाएगा, जो राज्य सूची के विषय है वो राज्य हल करेगा, जो केंद्रीय सूची के विषय वो केंद्र हल करेगा। इसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। केवल परिवर्तन उतना करना पड़ेगा कि भाई इन पर सहमति कैसे लाए, जो अवधि का जो समय है उसका जो आर्टिकल है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, समस्या ये है 2029 में उन्होंने सोचा है कि 2029 तक एक वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में एक बार ट्राई करेगा नहीं, लागू कर देंगे उसे। तो उसमें लोगों का सोचना ऐसा है कि कुछ राज्यों के कार्यकाल खत्म हो जाएंगे पहले, और कुछ के कार्यकाल बच जाएंगे। तो जो बच जाएंगे, जिसका कार्यकाल उसको लगता है कि चुनाव हो गया तो मेरी सरकार चली जाएगी, और जो काम कर रहे हैं जिसके कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो जिनको चुनाव लड़ना है, यानी जो ये सोचते हैं कि नहीं हम इनकी सरकार को हटा देंगे और इसकी जगह पे हमारी सरकार आ जाएगी, वो ये कहेंगे कि नहीं इनको ज्यादा कार्यकाल क्यों दिया जाए। तो केवल इतना सा ही विरोधाभास है। तो उसमें भी ये है कि भाई आप अगर काम करेंगे, आप अगर 3 साल के लिए काम करें तो 3 साल में भी सरकारें गिरी है, राज्यों की और केंद्र की भी सरकार गिरी है। अगर ऐसा होता तो अगर 1970 में जब सरकार गिरी और 1971 में जब दोबारा से चुनाव लड़ा गया तो गरीबी हटाओ का नारा देके इंदिरा गांधी वापस आ गए। अगर ऐसा ही अविश्वास था जनता के अंदर तो जनता उनको हटा देती, पर चूंकि अविश्वास कहाँ था, पार्टी के अंदर, जनता के अंदर उस समय अविश्वास नहीं था, इसीलिए इंदिरा गांधी वापस चुन के आ गई। परंतु जो और राज्यों की सरकारें थी वो चल रही है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं। अगर थोड़े समय के लिए किसी का कार्यकाल अगर आगे कर भी दिया जाएगा तो एक देखिए कहीं ना कहीं तो हमको एक होना ही पड़ेगा। और इस भारत देश में कई बार ऐसे समय आता है जब ना पक्ष और विपक्ष कई बार कई मुद्दों पे एक साथ खड़ा हो जाता है। चाहे हमने युद्ध का समय देखा हो इस देश में, चाहे आपातकाल का समय देखा हो, तो कई बार सारे राजनीतिक दल भी एक साथ हो जाते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं संशय है, संशय जनता के अंदर नहीं है, संशय उन राजनीतिक पार्टियों के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जो अभी सत्तारूढ़ दल है वो लेके आई है तो इसलिए बीजेपी के सारे लोग भी ये मांगेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी के तो राज्य रहेंगे ना जिनकी सरकारें चली जाएंगी जल्दी ही, या जिनको ऐसा लगेगा कि नहीं उसकी सरकार खत्म हो जानी चाहिए थी और इसमें हमको चुनाव लड़के ज्यादा समय मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा वो जो वाक्य है हमारी संस्कृति में, तेन तकते न भुंजिता, किसी भी चीज का उपयोग त्याग के साथ ही करना पड़ेगा। तो अगर आप राजनीति में आए हैं तो जनता के लिए भी थोड़ा सा अपने लाभ की जो त्याग है उसको करके और एक बार ये प्रयोग करके देख लें, अगर नहीं होता तो ठीक है। और मुझे नहीं ऐसा लगता कि जनता इतनी बड़ी भोली सी है और उसे समझ में नहीं आएगा कि मुझे राज्य के लिए किसको चुनना है और केंद्र के लिए किसको चुनना है। अभी लोकसभा के जब चुनाव थे उसके साथ भी तो राज्यों के चुनाव हुए, तो क्या राज्य के चुनावों में क्या वही सत्तारूढ़ दल आ गया क्या जो केंद्र में आया? नहीं आया। भाई कर्नाटक हमने देखा ना, कर्नाटक बदल गया, इधर राजस्थान भी बदल गया, उधर महाराष्ट्र भी बदल गया। तो ये कोई इतना आम बात नहीं है कि आज के मतदाता को इतनी जल्दी आप बरकरार लेंगे और उनसे कह देंगे कि नहीं वो मोदी जी अगर केंद्र में लड़ रहे हैं तो राज्य में भी आप लड़ो। तो भाई अगर ऐसा है तो फिर दक्षिण के जितने भी राज्य हैं उसमें बीजेपी को फिर सत्तारूढ़ हो जाना चाहिए था, तो नहीं हो पाती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में इतना लंबा समय तक कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व रहा, ममता जी ने हटा दिया ना अपने कामों से। आज ममता जी जो काम कर रही है अच्छे बड़े उनके साथ रहे पर जनता उनसे संतुष्ट है, इसलिए कोई भी एड़ी चुटी का जोड़ लगा लेता है उनको हरा नहीं पाया। और मोदी जी की अगर कोई है तो मोदी जी की भी अपनी फेमस प्रसिद्धि है, परंतु मोदी जी की प्रसिद्धि के कारण क्या ममता जी की प्रसिद्धि उनके राज्य में कम हो रही है क्या? नहीं। जनता आपके कामों पर आकलन करके ही आपका सिलेक्शन करेगी, ये हम सबको जान लेना चाहिए।
बहुत ही ये डाउट भी मैडम ने क्लियर कर दिया, जो कि बहस काफ़ी कुछ हो रही थी। हमें ये भी सुनने को मिल रहा था जो विरोधी स्वर थे कि क्यों नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम वो पक्ष भी जान ले हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो अभी मैडम ने जो मुख्य बातें जो अभी पूरे हमारे डिस्कशन में आए कि एक तो मतदाता में जो उत्साह होता है, अगर बार बार चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी बात मैडम ने कही कि उत्साह कम होता है, और अगर उत्साह कम होता है बार बार चुनाव होने से तो मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं कम होता है, और मतदान प्रतिशत अगर कम हो रहा है इसका मतलब लोकतंत्र की आवाज जितनी जोरदार तरीके से सुनाई देनी चाहिए थी जिन मुद्दों पर, वो कहीं ना कहीं गुम हुई है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन पर आना होगा। अभी मैडम आपसे आपके आने के पहले हम थोड़ी इस पर चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर मतलब मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, सरकारी कर्मचारी थे जो हैं जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती थी, तो वो इसका महत्व बहुत अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि बार बार इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगी और पूरा जो काम उनका प्रभावित हुआ। और अधिकतर सभी डिपार्टमेंट की रहती है, शिक्षक वर्ग यहाँ पर भी मौजूद है, तो उनकी उससे उनका पूरा बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। क्लासेस पूरी तरीके से स्टॉप हुई, बिल्कुल जो सेशन होता था मार्च अप्रैल तक जाता था, वो सेशन बिल्कुल हमें दिसंबर में कंप्लीट करना पड़ा, और जनवरी फरवरी स्टार्टिंग में एग्जाम्स कंडक्ट हुए। तो पूरी तरीके से जो हमने अभी देखा कि जिस तरीके से 3 इलेक्शन अभी पिछले साल हुए हैं, तो पूरी जो मैं जिस क्षेत्र में हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं तो देख रही थी कि वहाँ पर बहुत विद्यार्थियों को हमने कहीं ना कहीं अमित किया, और जो सरकारी मशीनरी जो पूरी तरीके से जिन्हें दूसरे काम करने चाहिए थे या जिनका वो, और भी हमारे देश में ये चुनाव आ जाते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता इलेक्शन होती है, तो पूरी मशीनरी का ध्यान उस वक्त स्वाभाविक ही है कि इलेक्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं व्यय पैसे का भी हुआ, समय का हुआ, और जिन कामों में विकास कार्य में हमारा ध्यान होना चाहिए था उनसे भी हमारा ध्यान हटा। और यही बातें मैडम ने अपने इन सारे उसमें बिंदुओं में बताई, और इन्होंने जो अभी थोड़ा सा आखिर में जो स्पष्ट किया बहुत अच्छा बताया कि अगर कहीं विधानसभा का कार्यकाल, अगर हम एक इलेक्शन की बात, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या इस बीच में? हाँ, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं अभी कि सेंटर, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि शायद ये इसलिए इम्पोज किया जा रहा है कि ताकि कोई पर्टिकुलर पार्टी सत्ता में आ सके, तो इसके बारे में थोड़ा सा ना कि जब कोई चीज आती है ना हमारे सामने, तो जो लोग बोलते जाते हैं हम वही चीजों को फॉलो करते जाते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो पहला जो है कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली की ओर नहीं जा रहे हैं हम लोग, चुनाव उसी तरीके से होगा, जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, और 1 महीने में नहीं खत्म हो जाएगा वो चुनाव, वो कई चरणों में, मैंने अभी बताया ना, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चला था पहला चुनाव, और जो चुनाव होंगे विधानसभा का, लोकसभा का, उसका जो चुनाव है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा, और जो नगरीय निकाय के चुनाव है जिसमें पंचायत का भी चुनाव शामिल है वो राज्य का निर्वाचन आयोग कराएगा। और जो ऐसा भी नहीं है कि अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए हमको फिर इंतजार करना पड़ेगा, नहीं, ये जो चुनाव होंगे इसके 100 दिन के अंदर आपको नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव भी आपको कराना है। तो ये कई चरणों में होगा, एक साथ नहीं होगा। और एक व्यक्ति की पॉपुलैरिटी है तो भाई पहले भी तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी रही है, कोई किसी ने कम नहीं किया उनकी प्रसिद्धि। हम तो गर्व से कहते हैं कि वो देश है जिसने अपनी पहली प्रधानमंत्री महिला के रूप में चुनी है, हमें तो गर्व होता है। जहाँ लोगों के पास में महिलाओं को इलेक्शन यानी वोट करने का पावर नहीं था, यूरोप के जिन देशों की आप बात करें ना कि हम उनका अनुसरण करेंगे, वहां पर महिलाओं को, कई देशों में महिलाओं को वोट करने का पावर 1972 में मिला है। और हम वो देश है जहां पर हमने 1967 में अपने लिए एक महिला कैंडिडेट प्रधानमंत्री के रूप में चुन ली थी, तो इसका हमें बहुत गर्व है। तो आपकी पॉपुलैरिटी कैसी है ये आपके कामों पे जज करेगा ना भाई। अगर प्रधानमंत्री की इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी थी और इतनी अच्छी प्रसिद्धि थी तो 400 पार का नारा भी पार हो जाना चाहिए था। जो लोग ये कह रहे हैं उनके अनुसार कह रही हूँ, मैं अपने विचार नहीं कह रही हूँ, तो ना मैं किसी का विरोध कर रही ना किसी का समर्थन कर रही हूँ, तो उसके तथ्यों को बना लिया। लोगों ने तो कह दिया, इन्होंने बड़ा अच्छा मेरा ज्ञानवर्धन कर दिया कि कर्मचारी खुश है। लोगों का ये कहना है कि कर्मचारियों पर दबाव बढ़ेगा काम का। भाई दबाव तो आज भी आप महसूस करिए ना, मैंने बताया ना कि प्रशासनिक अधिकारी को पर्यवेक्षक
विकास के काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आचार संहिता लगी है। हम यहाँ पर कोई योजना नहीं लागू कर सकते उन 3 महीनों में। लोकसभा आ जाएंगे, फिर नहीं लागू करेंगे, फिर नगरीय निकाय चुनाव आ जाएंगे, फिर नहीं करेंगे। तो भाई ये चल क्या रहा है? हमने 5 साल के लिए सरकार चुनी है, तो ये हमारे साथ चीटिंग है। क्या चीटिंग है? कोई अधिकारी होता है ना, अधिकारी को पूरे जितने वर्किंग आवर्स होते हैं और जितने वर्किंग डेज होते हैं उतने दिन नौकरी करनी पड़ती है, उसकी लीव फिक्स है कि इतनी छुट्टियां ही हैं। तो भाई हमने 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनी थी, तो मेरी कोई अपेक्षा है मेरी सरकार 5 साल वो काम करे। उसके लिए क्यों इतनी रियायत दी जाए कि वो 3 महीने बिल्कुल चुपचाप बैठेगी, कोई काम नहीं करेगी, फिर 3 महीने चुपचाप बैठेगी, फिर कोई काम नहीं करेगी। फिर 3 महीने की सब लोग सैलरी दे रहे हैं ना, तो 3 महीने काम क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए भाई मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके का ऐसे कोई भी ग्राम आप मेरे कहने से ना माने, इनके कहने से ना माने, किसी के भी कहने से ना माने, आप अपने अध्ययन से अपने स्वविवेक से सोचिए कि इसमें आगे फायदा किसका है। आप उस प्रतिनिधि का फायदा मत सोचिए, पार्टियों का फायदा मत सोचिए, पहले अपना फायदा भी सोचिए, अपने देश का फायदा सोचिए। भाई मेरे देश का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, यदि ये पैसा मेरे राष्ट्र के विकास पे लगेगा तो कितना अच्छा विकास होगा। करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, करोड़ों पानी की तरह बह जाता है। एक रुपए की कीमत उससे पूछिए जिसके ऊपर टैक्स लग जाता है। फिर उसके बाद में हर बार हम हर इलेक्शन के लिए क्या करते हैं? चंदा लेने चले जाते हैं। चंदा किससे लेना है? चंदा भी जनता से लेना है, बड़े बड़े लोगों से लेना। अब हर बार हम उसके बाद हर 4 महीने में खड़े हो जाते हैं। ये तो तय है कि प्रतिनिधि कितना खर्च करेगा, है ना? जनप्रतिनिधि जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो तो तय है कि वो कितना खर्च करेगा, पर इसकी सीमा तय नहीं की गई कि पार्टी कितना खर्च करेगा। पार्टी के पास कहां से आता है ये पैसा? कौन लाता है ये पैसा? फिर हमने भ्रष्टाचार हो जाता है। तो भाई कहीं ना कहीं तो ये जो पैसे का मूवमेंट है ये ऐसे ही चलेगा ना। और जब कोई अपना चंदा दे रहा है तो वो फ्री में तो कुछ दे नहीं रहा होगा, उसकी भी कुछ अपेक्षा होगी सरकार से या उस प्रतिनिधि से कि वो मेरे लिए कुछ भला करेंगे। तो सारी की सारी चीजों के लिए भी ये वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे हम सबको काम करना चाहिए और उसकी स्टडी करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जी मेरा प्रश्न है निवेदिता जी, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं पंचायत के, नगर के, वो सामान्यतः स्वच्छता, बिजली, पानी, सड़क इन मुद्दों पर ही होते हैं। और जो राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, आम चुनाव लोकसभा के, वो भारत की विदेश नीति, सुरक्षा नीति, राष्ट्र की एकता, अखंडता, वित्त, इस पर होते हैं। तो हमारे देश में अभी सभी नागरिकों की लोकतांत्रिक चेतना इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो स्थानीय और राष्ट्रीय चुनाव में अंतर कर पाए। तो कहीं स्थानीय मुद्दों, स्थानीय समस्याओं के कारण से वो कहीं उसका वोट राष्ट्र के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी तो नहीं हो जाएंगे, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? ऐसा है, जनता को सब मालूम है। अगर ऐसा होता तो केंद्र में ही प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और वही उस दिल्ली में केजरीवाल जी भी बैठे हुए हैं, तो केजरीवाल जी को कैसे चुन लेती है सरकार? तो बड़ा, अब कई बार जब लोकसभा के चुनावों में भी लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं और इस समय यदि किसी के यहाँ पर विधानसभा का भी चुनाव होता है तो वो पूछते हैं, तो लोग कहते हैं ये, यानी उन लोगों को बताया कि हम प्रधानमंत्री के रूप में तो हमको मोदी जी चाहिए, परंतु मुख्यमंत्री के रूप में हमको ये चाहिए। सबके बहुत क्लियर है कि हमको कौन चाहिए, ऐसा कहीं भी कोई क्लियर नहीं और नहीं। और आपका जो वो है, तो मैंने विधानसभा के चुनावों में भी देखा है जब हम राष्ट्रीय मुद्दों को बुलाने लगते, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राष्ट्र के स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी जो काम किए गए उसका लाभ भी हम यहाँ लेना चाहते हैं, या केंद्रीय स्तर पे जो फेल्यूर है सरकार का, विपक्ष उसका भी लाभ लेती है, उन सारी चीजों को गिनाती भी है। यदि एक महिला कुश्ती प्लेयर का जो मामला था तो उसको महिला, उस सरकार को उसको महिला विरोधी कह देना और उस मुद्दे को फिर राज्य के चुनावों में भी लेके आना, ये भी चला। राम मंदिर की
बहुत अच्छा प्रश्न था। आपने हमारी इस परिचर्चा का जो टॉपिक कहीं कहीं छूट रहा था कि जब हम बात कर रहे थे कि क्या समस्याएं हो सकती हैं, वो इस प्रश्न से मुझे लगता है कि पूरा ये क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न के लिए जोरदार तालियां, मैडम के उत्तर के लिए जोरदार तालियां। पवार सर भी वही पूछना चाह रहे थे, तो उनके भी प्रश्न का समाधान हुआ। और कोई यहाँ पर इस संबंध में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई समाधान अगर देना चाहें? जी विवेक सर, विवेक चौधरी सर। मैम आपने भी ये बताया, मैं विवेक चौधरी आपने कभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो आपने कभी ये कहा कि मीटिंग जैसा हो जाएगा जब सरकार को 5 साल के लिए चुनते हैं और वो 5 साल का टर्म पूरा नहीं करती है, तो अब बात ये है वैसे लगभग इसके सब जो बातें हैं वो सब पॉजिटिव कोई ज़्यादा डाली है। इसके पीछे जो खर्चा हो रहा है, जो रेवेन्यू हो रहा है, जो टैक्सेशन का जो एक्सपेंसेस है, या जो मेन पावर लग रहा है, जैसा आपने टीचिंग का जो टीचर्स हैं, जो मशीनरीज हैं, नो डाउट। अब जैसे एक एक प्रश्न है, क्या करें कि अक्टूबर से शुरू होगा, फरवरी तक जाएगा, तो 5 महीने तक हमारा गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, अगले 4 साल नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई सरकार इन्हीं कारणों से बीच में गिर जाती है तो उसको एक्सटेंशन देना या वो अगले जो चुनी जाएगी वो 3 साल में पूरा कर देना, इसको लेकर सरकार ने कोई या जो लोग बिल ला रहे हैं उसको स्पष्ट नहीं कर रहे, इसका क्या कारण है? पहले तो मैंने ये नहीं कहा था कि गिर जाएगी तो चीटिंग होगी। मैंने ये कहा था मैंने सरकार 5 साल के लिए चुनी है और वो पूरे 5 साल अगर काम नहीं कर रही है अपने वर्किंग आवर्स में, अपने वर्किंग डेज में, तो वो मेरे साथ चीटिंग है, क्योंकि उनको उस दिन की कोई तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कर्मचारी काम नहीं करता ना तो उसको तनख्वाह नहीं मिलती है। तो जो आपका विषय है ये समिति के सामने का विषय है और इसमें ऐसा है कि जितने साल एक सरकार चलेगी और अगर इन केस वो सरकार गिर जाती है तो उसके लिए चुनाव कराया जाएगा, पर वो केवल बचे हुए साल के लिए कराया जाएगा। तो इसमें चूंकि अभी सहमति नहीं बन पा रही है पूरे तरीके से, क्योंकि टेन्योर पूरा 5 साल का ही माना जाएगा और उसको 2 साल करने के बाद में जो 3 साल अगर बच गए हैं सरकार के, तो जो चुनाव होंगे तो वो केवल 3 साल के लिए ही होगी। अभी ऐसा ही मानना है, इसीलिए इसके मंथन के लिए वापस से जेपीसी के पास में ही इस समिति ने ये जो पूरा हुआ है उसको भेजा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका था। मैं थोड़ा सा उस और नहीं जा रही थी कि वो शायद कभी मुझे लग रहा था कि कहीं बहुत वो तकनीकी उसमें जा रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं बोरिंग नहीं हो जाए, तो आपने वो प्रश्न करके वो भी एक पूर्णता ला दी। इसीलिए मैं कह रही थी कि प्रश्न यहाँ पर इतने प्रबुद्ध जन बैठे हैं तो उनके प्रश्नों के माध्यम से हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आपने जो बोला था जब सरकार अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है और गिरती है तो उस स्थिति में मध्यावधि चुनाव होंगे, उसका नाम नहीं रखा, उसका नाम रहेगा मध्यावधि चुनाव, और जितना उसका टाइम पीरियड बचा है बस उतने के लिए वापस जाएगी वो, और उसके बाद फिर वापस चुनाव होंगे, वो आम चुनाव होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर डेट पर फिर वो एक साथ ही चुनाव कहलाएगा, ये उसका रहेगा। इसको जैसे हम लोग ऐसे सोचे कि उपचुनाव जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट उसकी मृत्यु हो गई या फिर उसने ना संसद का चुनाव लड़ लिया या लोकसभा का लड़ लिया, तो एक सीट उसको छोड़नी है, तो जैसे ही उपचुनाव होता है तो उपचुनाव के लिए जब उसका सिलेक्शन होता है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, तो बचे हुए टेन्योर के लिए ही होता है, उसको पूरे से 5 साल नहीं मिलते हैं, उसको उतने ही समय का कार्यकाल मिलेगा जितने समय के लिए वो सरकार है। तो ऐसे ही मध्यावधि अगर चुनाव आता है, अंतरिम सरकार अगर कोई बनेगी, उसमें इलेक्शन अगर होने हैं कोई सरकार गिरने के बाद में, तो जो बचा हुआ टेन्योर है केवल उसी के लिए वो सरकार चुनी जाए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और हमारा पूरा जो टॉपिक है पूरा कवर हुआ। पूरी परिचर्चा में जो कुछ छूट रहा था मुझे लग रहा है प्रश्नों के माध्यम से जुड़ा। और किसी का कोई प्रश्न इस संदर्भ में, कोई जिज्ञासा? और मुझे लगता है कि ये विषय जिस पर हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा था, इस पर हमारी एक बहुत सारगर्भित परिचर्चा यहाँ पर हुई और बहुत अच्छा, जो कम रहा लेकिन बहुत संतुलित और बिल्कुल उत्कृष्ट यहाँ पर सहभागिता रही सभी की। और जो इसमें निकल कर बातें आई हैं, कुछ जो डाउट्स हैं
मतलब मैं उसको बोल रही हूँ कि कुछ टेक्निकल रीजंस बोलते हैं ना कि वो उसके लिए तो अभी जांच समिति के पास मुद्दा गया है, तो उस पर तो अभी हम इतनी चर्चा नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वही भी विवाद का विषय है, या उसी पर थोड़ी सी और गहन चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ एक जन जागृति की बात थी कि जनता की आवाज़ क्या है, जनता क्या चाहती है, हमारा मेन मोटिव ये था। और जनता के बीच में थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को कि इस पर क्या परिचर्चा भी देश में हो रही है, संसद में क्या हो रहा है, यहाँ हमने बच्चों को भी इस परिचर्चा में चूंकि शामिल किया था, तो हमारा उद्देश्य था कि उनको भी इस विषय के प्रति जागरूक करना और थोड़ी सरलता के साथ में। तो वो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ और सरलता तो मैडम में रहेगी, क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की और माननीय सदस्य हैं तो उन्हें अपनी बात सरलता के साथ कहना बहुत अच्छे से आता है। अब थोड़ा सा चूंकि मैडम आए हैं तो एक और विषय को भी यहाँ पर मुझसे मेरा जो प्रश्न थोड़ा मेरा है और आप ये उसमें कुछ पूछना चाहें। अब हम थोड़ा सा मैडम हम आपका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, हम उससे संबंधित कुछ हमारी जिज्ञासा है, तो एक प्रश्न थोड़ा मैं उससे रिलेटेड पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर किसी बच्चे के साथ जैसे अभी बाल अधिकार का अगर कहीं पर कुछ हनन होता है तो बच्चे की सीधे अप्रोच अगर वो करना चाहे आप लोगों से तो वो किस तरह से होगी। तो मैं जैसे स्कूल में टीचर भी हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो मे भी अगर कभी आप लोगों से सीधा तो मैं कैसे उस समस्या को आप लोगों के सामने रखूंगी, थोड़ा सा एक सामान्य प्रश्न है, आउट ऑफ सिलेबस है आज का टॉपिक से आप हैं तो हाँ, तो बड़ा अच्छा विषय है और प्रश्न भी बड़ा अच्छा है, पर शायद प्रायोरिटी पे नहीं रहता, इसलिए उसकी चर्चा केवल बच्चों के बीच में ही ज़्यादा की जाती है, बड़े लोगों के बीच में नहीं की जाती। परंतु यदि जितने भी बाल कानून बने हैं, यदि उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो इन सब की चर्चा वयस्क लोग, माता पिता, शिक्षक, पुलिस हो, चिकित्सक हो, सबके बीच में करना जरूरी है, तभी वो जो कानून बने हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पॉक्सो का कानून बना बहुत अच्छा है, परंतु इम्प्लीमेंटेशन उसका होता नहीं है, इसलिए न्याय थोड़ा सा देर से मिल पाता है। बालकों की जो सुरक्षा है या उनकी जो समस्या है उसको बहुत सारे कैटेगराइज किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी समस्या को लेके या बाल आयोग के पास चले जाएंगे और बाल आयोग ही उसको हल करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना अधिकार क्षेत्र है। जैसे कि कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, जिले का न्यायालय अलग होता है, राज्य का अलग होता है और सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, तो इसी तरीके से बच्चों के न्यायालय के क्षेत्र भी अलग अलग बने। एक इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो होती है CNC की कैटेगरी, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, बाल देखरेख एवं संरक्षण वाले बालक। ऐसे बालक जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो ऑर्फन है या जो परित्यक्त है। परित्यक्त अवेयरनेस मींस जैसे आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि झाड़ियों में बच्चा पड़ा हुआ था, उसे अवेयरनेस कहते हैं। लैंगिक प्रताड़ना से प्रताड़ित, शारीरिक, मानसिक और या फिर उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज और या उसके द्वारा किसी ने कोई क्राइम कराया जा रहा है, तो ऐसे सारे बालक CNCP की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, इनकी जो समस्याओं का निराकरण होता है वो पहले बाल कल्याण समिति के पास ही जाना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होती है, हमारे रतलाम जिले में भी है, और किसी को भी संरक्षण देने का काम, जो हम कहते हैं, जिनको हम CCI कहते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, बाल गृह, बालिका गृह और शिशु गृह, खुला आश्रय गृह, तो ऐसे जो ग्रह हैं इनमें जो प्रवेश का आदेश है वो बाल आयोग नहीं दे सकता, वो अधिकार केवल और केवल बाल कल्याण समिति के पास ही रहेगा। तो ऐसे जितने भी बच्चे जिनके साथ कोई भी हिंसा हुई हो, स्कूल तक का बच्चा अगर उसको किसी टीचर ने मार दिया और बहुत प्रताड़ित किया है, तो आप बकायदा उसको बाल कल्याण समिति के समक्ष ले जा सकते हैं। दूसरे जो बच्चे होते हैं वो होते हैं विधि विरोधी बच्चे, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे होते हैं, जिन्होंने कोई क्राइम किया, जानबूझ के किया हो, जान के किया हो, चाहे कुछ भी किया हो। हम सबको निर्भया का केस याद है, उसमें भी एक जुवेनाइल था। तो ये जो जुवेनाइल बोर्ड होते हैं, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड जो होते हैं, वहां पर इन बच्चों को पहुंचाया जाता है
और चूंकि क्राइम करते हैं तो उसके लिए हमको जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए जो एसजेपी होता है उसके माध्यम से या फिर जो थानों में बाल अधिकारी जो नियुक्त किया जाता है उसके माध्यम से वो बच्चे जो है वो जेजेबी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और वहां से उनको भेजा जाता है ऑब्जर्वेशन होम में, संप्रेक्षण गृह में। हमारे यहाँ पर भी है, रतलाम में भी है वो, क्योंकि सभी जगह होता नहीं है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि रतलाम में है, बहुत सारे जिलों में नहीं है ऑब्जर्वेशन में। और उसके बाद में जितने भी बच्चे बचते हैं, अब आप क्या है कि स्कूल में अननेसेसरी फीस ली जा रही है, किताबों का बोझ हो गया, आपने कोई बस देखी, वाहन देखा जिसमें बच्चों को बहुत जरूरत से ज्यादा भर के ले जाया जा रहा है, छात्रावास हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल में सभी लोग जानते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल और नियोनेटल यूनिट्स जो भी हॉस्पिटल्स में बनी हुई है। तो बाल आयोग के अंतर्गत तो सारे ही बच्चे सीएनसी के बच्चे तब आते हैं जब उनकी सुनवाई कोई ना करे, तो वो फिर हमारे पास आ जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास आएगा तभी हम उसको सुनेंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सीपीसीआर एक्ट के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वह सुमोटो कोई भी चीज का संज्ञान ले सकती है। जैसे कि अभी मैडम ने मेरे बारे में बताया था, पिछली चर्चा कर रही थी इस दौरे की, तो मैं मदरसों में गई थी, तो मदरसे बाल आयोग के अंतर्गत निरीक्षण के लिए आते हैं। स्कूल बाल अधिकार संरक्षण नीचे कोई पॉक्सो की समस्या है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप उस बात को बता नहीं पा रहे, तो आप 112 डायल कर दीजिए। तो जो भी पुलिस का अधिकारी है, आप जहां कहेंगे वहां वो उस बच्चे का बयान लेने के लिए आएगा, सिविल ड्रेस में आएगा, जहां आप कंफर्टेबल फील करेंगे, जिसके बीच में कंफर्टेबल फील करेंगे उसी के पास आएगा। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो एनसीपीसीआर जो है, जो राष्ट्रीय बाल आयोग है, उसकी साइट पे एक ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है, आप उस ड्रॉप बॉक्स में उस कंप्लेंट को डाल सकते हैं, ऑनलाइन डाल सकते हैं, यानी ड्रॉप बॉक्स में ईमेल के थ्रू या उसमें लिखित रूप में कोई भी आप शिकायत डाल सकते हैं, तो उससे भी उसका निराकरण हो सकता है। और राज्य बाल आयोग भी आपकी बात को सुने तो हम भी ना सुने तो फिर क्या करेंगे, राष्ट्रीय बाल आयोग में जा सकते हैं, वहां पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। परंतु किसी भी जगह की समस्या को निराकरण करने का, राज्य की समस्या अगर कोई है, ऐसी समस्या जो सीडब्ल्यूसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती या जेजेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, तो सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करने का काम आयोग का है, राज्य बाल आयोग का। मैं ये नहीं कहती हमारा अधिकार नहीं कहूँगी, हमारा काम नहीं है, और अगर हम नहीं करते अपना काम ठीक ढंग से तो फिर आप राष्ट्रीय बाल आयोग को बोल सकते हैं, राष्ट्रीय बाल आयोग हमको भी बोल सकता है, और नहीं तो वो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिसके निराकरण के लिए कई सारे पोर्टल बने हुए हैं और उस पर आप अपनी समस्याओं को लेके जा सकते हैं, पर समस्या जेन्युइन होनी चाहिए। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, कई बार बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के बड़े लोग अपने अपने लाभों को ठीक करना चाह रहे हैं। अब एक विषय आ जाता है कस्टडी का विषय, आपके आसपास भी होंगे कई सारे, पति पत्नी की लड़ाई हो गई है या पति पत्नी की बन नहीं रही है या लिविंग रिलेशनशिप है, किसी ने बच्चा रख लिया है, हस्बैंड खत्म हो गया है, ससुराल वालों ने बच्चा रख लिया है, तो ये होता है कस्टडी का विषय। और लोगों को अपेक्षा रहती है कि इसका निराकरण तुरंत हो जाए, परंतु ये आपकी जानकारी के लिए आज यहाँ से बोल रही हूँ, सबको लेना चाहिए जाना। आपको यदि कस्टडी चाहिए तो पहली फुर्सत में आप उसमें कोर्ट केस दायर कीजिए, क्योंकि कस्टडी का विषय न्यायालय का है, ना बाल कल्याण समिति का विषय है, ना आयोग का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि कस्टडी के विषय में कोई भी इसमें निर्णय नहीं दे सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरे बच्चे को इसने रख रखा है और वहां मेरे बच्चे के साथ क्रूरता हो रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, तो उसमें अगर आपने मेरे पास शिकायत की है तो मैं भी अपने जिले के जो डीसीपी हुआ है, डीपीओ है, उसको बोलूंगी, और या फिर कलेक्टर महोदय को ही लिखा जाता है, वो उनको बोलता है, वो सीडब्ल्यूसी को, तो ऐसे उसके एसआईआर रजिस्टर करा के फिर उस बच्चे के बारे में रिपोर्ट तय किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे को शिकायत कर दी और मैं तुरंत ही झंडा लेके खड़ी हो जाऊं कि नहीं ये सही है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करिए। यदि बच्चा वहां सुरक्षित है, बच्चा ठीक ढंग से रह रहा है,
बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, उसका माहौल अच्छा है, आसपास के लोगों से सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, SIR का नाम है, सोशल इन्वेस्टिगेशन, यानी केवल परिवार से बातचीत नहीं की जाती, आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है इस बच्चे के विषय में। तो यदि वो ठीक ठाक से वहाँ पर है तो उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हम सब लोग उसको रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई वहाँ तो बच्चा ठीक ठाक है, अब हम इस पर कुछ आगे बढ़ो। हाँ, यदि ये कहीं पर भी तय हो जाए कि बच्चा वहाँ पर प्रताड़ित हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की कस्टडी नहीं दी जाती, उस बच्चे को रेस्क्यू करके CCI में रखा जाता है। हमको कस्टडी देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ नहीं है ना कि वो माँ है या पिता है या नहीं है, क्योंकि मेरे को ये अधिकार नहीं दिया कि मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसका DNA टेस्ट करा के ये सब करा दूं। तो केवल इतना कर सकते हैं हम लोग कि उस बच्चे को वहां से निकाल के अपने CCI में रख सकते हैं। तो यदि आपकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है अपने पार्टनर से, तो कृपया करके ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं होना, बच्चे का जरूर बुरा हो जाना। एक परिवार से निकल के बच्चा एक संस्था में चला जाता है, परिवार से अच्छा पालन पोषण कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमने इस विषय के अलावा भी जो आपका क्षेत्र था उसके बारे में भी हमने हमारा ज्ञान आपने बहुत ही अच्छे से हमें पूरा इसमें मार्गदर्शन दिया। अब एक बहुत ही सार्थक और सकारात्मक परिचर्चा आपके साथ रही, आपको सुनने का हमें सुअवसर मिला। आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैडम ने अपना अमूल्य समय कॉम्पिटिशन्स हुए हैं जिसमें काफी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। तो बेसिकली कुछ बच्चे यहाँ से अभी मुझे चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम नाम तो अनाउंस कर दें। निबंध प्रतियोगिता जो हुई है उसमें प्रथम जो रैंक आया है वो है कुमारी राधिका सोलंकी का CM राइस विनोबा हाई सेकेंडरी स्कूल से। द्वितीय है हमारा चित्रांश कोईवाल, ये भी कक्षा 11वीं उत्कृष्ट विद्यालय से आते हैं ये। और तृतीय में हमने 2 पुरस्कार अनाउंस कर रहे हैं। एक है केशवी दशोत्तर कक्षा 9वीं CM राइस विनोबा स्कूल, और तृतीय कुमारी तमन्ना गहलोत, ये भी CM राइस मॉडल स्कूल से आती है। प्रोत्साहन पुरस्कार में हम लोग प्रोत्साहन इसमें नहीं है। और इसके बाद में अगर हम प्रोत्साहन है एंड्रयू विक्टर, है ना, हाँ, सफाया स्कूल से है। इन सबको हम लोग कॉल करके कल इनको जो भी होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और अब हम आते हैं रील्स में। तो रील्स में पर्व को फर्स्ट प्राइज मिला है, मोक्ष को सेकंड प्राइज मिला है, और भूपेश को थर्ड प्राइज मिला है। तो यहाँ से आज से हम सत्रों का कंटिन्यू करते हैं, और इसके बाद कल मिलते हैं। काफी रोचक सेशंस रहेंगे कल हमारे वन ऑन वन। पर रविंद्र एक बार सब प्ले कर देना। हमारे स्पीकर्स जो है काफी इंटरेस्टिंग अपनी जो स्टोरी टेलिंग के बारे में नई नई बातें करेंगे। और मीडिया फेस्ट द्वारा जो 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, उसमें प्रथम दिवस में जो हमने सुबह रील कंपटीशन किया था, उसमें उपस्थित जितने भी स्कूल के विद्यार्थी थे और जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और जिनको बेस्ट रील का इनाम मिला है उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई भी दूँगी। उसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित जो मालवा मीडिया फेस्ट की टीम भी रही है, उसमें भी बहुत बहुत बधाई। स्कूल के सभी विद्यार्थियों को बधाई। राकेश पोरवाल जी और यहाँ पे श्वेता नागर जी, जिन्होंने इतना अच्छा मॉडरेटर की भूमिका निभाई है अभी निवेदिता जी शर्मा के साथ। और इसके अलावा हितेश पाठक जी तो पूरे वक्त हमारे साथ में रहे, और मैडम मीनाक्षी मलिक और उनके साथ उपासना जी जो अपने साथ विद्यार्थियों को यहाँ पर लेकर आए, और पूरे सेशन में उन्होंने बहुत रुचि के साथ इस पूरे सेशन को अटेंड किया। उन सभी को, रविंद्र को, पूरी टीम को, वैदेही जी को, और जितने भी यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ के जो बच्चे हैं, उन सभी को बहुत बहुत, पूरी जो बच्चों की एक टीम है जो सुबह से आज यहाँ पर लगे हुए, उन सभी का हम मालवा मीडिया फेस्ट सक्षम संचार की ओर से
बहुत बहुत आभार प्रकट